राम राम, वंदे मातरम। मैं सुशील कुमार, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, सोनीपत हरियाणा से, स्वस्थ समृद्ध परिवार का कर्णधार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्यूप्रेशर के ऊपर। जो मेरे हाथ में एक बुक है, डॉक्टर अतर सिंह एक्यूप्रेशर प्राकृतिक उपचार, और उसमें से मैंने आज लिया है जिसको आजकल जितने भी क्वेश्चन आते हैं, गर्दन, कंधे, पीठ, टांग, एड़ी दर्द तथा पैर का दर्द, तो उसके विषय पे थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। ये जो बुक है बहुत ही उपयोगी है, और इसमें से ही मैं देख के 17 साल से जो मैंने सीखा है, ये बुक पढ़ के मैंने सीखा है, और जो मेरे गुरु ने सिखाया, ये हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने जो ज्ञान दिया है, और ये जितनी भी चिकित्सा है वो सारे हमारे आयुर्वेद से ही निकली हुई है। तो उसी में से ही मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। तो आप ध्यान से सुनिए, समझिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए जी। इसमें गर्दन का दर्द, गर्दन का दर्द और जकड़न, बाजुओं की चेतना शून्यता, कोहनी का दर्द, पीठ, कूल्हे, टांगों और एड़ियों का दर्द, पैरों का दर्द, स्लिप डिस्क तथा पैरों का लकवा, फुट ड्रॉप इत्यादि। संसार के समस्त देशों में 30-35 वर्ष से ऊपर की आयु के अधिकांश स्त्री और पुरुषों को प्राय गर्दन, कंधे, बाजू, पीठ में दर्द हो जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका तथा स्वीडन जैसे विकसित देशों में लगभग 80% लोग अपने जीवन काल में एक न बार बार अवश्य पीठ के दर्द से प्रभावित होते हैं। हमारे देश में भी कुछ वर्षों से रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोगियों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है। भारतवर्ष में 30 वर्ष की आयु से ऊपर के लगभग 10 से 15% लोग प्राय रीढ़ की हड्डी के रोगों से पीड़ित रहते हैं। एक्यूप्रेशर द्वारा इन रोगों के सफल उपचार की विधि जानने से पहले रीढ़ की हड्डी की बनावट, इसके विभिन्न हिस्सों का शरीर के विभिन्न भागों में संपर्क तथा गर्दन, बाजू, पीठ के दर्द, प्रमुख कारण तथा लक्षण इत्यादि के बारे में जानना आवश्यक है। तो रीढ़ की हड्डी का आकार, रीढ़ की हड्डी मरुदंड सिर के पिछले भाग खोपड़ी से शुरू होकर नितंब बैक ऑफ तक श्रृंखला के रूप में जाती है। जैसा कि आकृति नंबर 125-26 में दर्शाया गया है, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रीढ़ की हड्डी की लंबाई लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर होती है। इसमें मोहरों जैसी 33 हड्डियां होती है, जैसे वटरूबा कहते हैं। इसमें 24 हड्डियां अलग अलग गति वाली तथा शेष 9 अपाय में मिलकर सैक्रम कोशिकस का भाग बनाती है। गर्दन के भाग में 7 वटरूबा, सर्वाइकल वटरूबा बोलते हैं जिसको। पीठ के ऊपरी भाग में 12 वटरूबा, थोरोसिक वटरूबा बोलते हैं जिसको। कमर वाले भाग में 5 वटरूबा, लंबर वटरूबा जिसको बोलते हैं। और पीठ के बिल्कुल निचले वाले भाग में, नितंब वाले भाग पर 5 सैक्रम की होती है वटरूबा, और 4 कोशिजल वटरूबा हड्डियां होती है। रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती है, अपितु 4 चक्र वक्र होते हैं। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का मुख्य आधार है। सिर की हड्डियों का सारा बोझ इसी के सहारे टिका होता है। वर्ष स्थल के पिंजर की सारी पसलियों जो गिनती में 12 जोड़े हैं, रीढ़ की हड्डी के थोरसिक वटरूबा से जुड़ी होती है। रीढ़ की हड्डी शरीर का लचक प्रदान करती है। इसी प्रकार हम दाएं बाएं नीचे आसानी से झुक सकते हैं, ऊपर की ओर सिर उठा देख सकते हैं, और प्रत्येक कार्य को गति के साथ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय वात संस्थान, कंट्रोल नर्वस सिस्टम का मुख्य भाग मरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी में ही स्थित होता है। मरुरज्जु में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 31 वातानाड़ियों के जोड़े निकलते हैं। वात संस्थान शरीर में समस्त संस्थानों एवं
अंगों का नियंत्रण करता है। रीढ़ पीठ की सारी मांसपेशियों का ताना बाना भी रीढ़ की हड्डी के ही बुना हुआ है और ठहरा हुआ है। रीढ़ की हड्डी के विभिन्न भागों से संबंधित शारीरिक अंग। एक्यूप्रेशर द्वारा इलाज शुरू करने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि रीढ़ की हड्डी के किस भाग में शरीर के किस भाग को शक्ति मिलती है, ताकि उसी अनुसार संबंधित केंद्रों पर प्रेशर देकर रोग शीघ्र दूर किया जाए। रोग की हड्डी के विभिन्न भागों तथा शरीर के विभिन्न अंगों का संबंध इस प्रकार है। गर्दन के भाग 7 सर्वाइकल वर्ट्रुबा कोशिका नंबर संबंधित अंग। नंबर 1 खोपड़ी, मुंह, सिर को रक्त की सप्लाई, मस्तिष्क, कान। नंबर 2 साइनस, आंख, माथा, जीभ, दृष्टि की नाड़ी। नंबर 3 गाल, दांत, बाहरी कान, चेहरे की हड्डियां। नंबर 4 मुंह, होठ, नाक, कान की नालिका। नंबर 5 स्वर तंत्र, ग्रसनी, गले की ग्रंथियां। नंबर 6 गले की मांसपेशियां, टॉन्सिल, कंधे। नंबर 7 बगल में झिल्लीदार थैलिया, कोहनिया, थायराइड ग्रंथि। पीठ के ऊपरी भाग के 12 थोरेसिक वर्ट्रुबा कोशिका नंबर संबंधित अंग से जो संबंधित है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1 अग्रभाव तथा हाथ, श्वास मार्ग, भोजन प्रणाली। नंबर 2 हृदय वाल्व। नंबर 3 छाती, फेफड़े, स्तन, सांस की नालिका। नंबर 4 पित्ताशय। नंबर 5 जिगर, रक्त, नाभि चक्र। नंबर 6 आमाशय। नंबर 7 उदर के नीचे की आंतें, अग्नाशय। नंबर 8 प्लीहा, स्प्लीन बोलते हैं जिसको, डायाफ्राम। नंबर 9 एड्रिनल ग्रंथियां। नंबर 10 गुर्दे। नंबर 11 गवनिया, यूट्रस तथा गुर्दे। 12 अंतड़िया, गर्भाशय नालिकाएं। कमर वाले भाग के 5 लंबर वर्ट्रुबा कोशिका नंबर संबंधित अंग। नंबर 1 बड़ी आंत। नंबर 2 पेट, अपेंडिक्स, जांग। नंबर 3 लिंग, अंग तथा ग्रंथियां, मूत्राशय, घुटना। नंबर 4 सियाटिका वात नाड़ी, घुटने, पीठ के पिछले भाग की मांसपेशियों तथा पृष्ठ ग्रंथियां। नंबर 5 टांग, टखने तथा पैर। अब सैक्रम की 5 हड्डियां, कुल्ले, कोक्सीजियल की 4 हड्डियां, मलाशय, गुद्दा। यहां यह समझ लेना भी आवश्यक है कि यदि रीढ़ की हड्डी या मनुरज्जु में काफी समय से कोई विकार हो तो उस भाग से संबंधित शरीर के अंगों में भी कोई विकार आ सकता है। रीढ़ की हड्डी के किस भाग से शरीर का कौन सा भाग या अंग संबंधित है उसका विवरण ऊपर दिया गया है। ये भाग मुख्यतः रीढ़ की हड्डी तथा मनुरज्जु के समानांतर ही गर्दन, पेट से संबंधित स्थित है, पेट में स्थित होते हैं। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है जब हम किसी अंग से संबंधित प्रतिबिंब केंद्रों पर प्रेशर दे रहे हैं तो हाथों तथा पैरों में रीढ़ की हड्डी, मनुरज्जु से संबंधित प्रतिबिंब केंद्रों पर प्रेशर दे, क्योंकि हो सकता है कि रोग का मुख्य कारण उस विशेष अंग में न होकर रीढ़ की हड्डी या मनुरज्जु में हो, क्योंकि मनुरज्जु शरीर में शक्ति संचालन का एक मुख्य धारा है। गर्दन, कंधे, पीठ में दर्द के मुख्य कारण। गर्दन, कंधे, पीठ तथा टांगों में दर्द के मुख्य कारण हो सकते हैं, निम्नलिखित है। प्रमुख कारणों में से कोई एक या एक से अधिक कारण हो सकता है। यह रोग उन लोगों को अधिक होता है जो सारा दिन बैठकर पढ़ने, लिखने, सिलाई, बुनाई, कसीदाकारी या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे गर्दन तथा कमर प्राय झुकी रहती है। जो स्त्रियां बिना आराम किए घंटों भर झुककर घर का कामकाज करती है तथा शारीरिक शक्ति से अधिक काम करती है, वह इन रोगों से अवश्य पीड़ित होती है। वजन बढ़ने से ये रोग हो जाते हैं क्योंकि इसमें रीढ़ की हड्डी पर अधिक बोझ पड़ जाता है, जैसे हड्डियों और मांसपेशियों सहन नहीं कर पाती। डॉक्टरों का विचार है कि अगर आपका वजन वांछित वजन से 25 किलो अधिक है तो उसका अभिप्राय है कि आप दिन रात 25 किलो या अतिरिक्त बोझ उठाए रखते हैं। आदर्श वजन कितना होना चाहिए इस बारे में अंतिम अध्याय में वर्णन किया गया। यह रोग उन लोगों को भी हो जाते हैं जिन्हें गठिया, अस्थिर संधि, शोध
अर्थराइटिस होता है, या फिर जिन लोगों की हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, या कई लोगों की रीढ़ की हड्डी मांसपेशियों को परस्पर पकड़ भी ढीली पड़ जाती है। जो लोग सैर या व्यायाम व्यायाम बिल्कुल नहीं करते तथा सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पेट में अधिक गैस बनने से भी ये रोग प्राय अधिक कष्टजनक हो जाते हैं। संतुलित भोजन न लेना, भोजन में पूरी मात्रा में खनिज, विटामिन, खासकर विटामिन डी का न लेना, अधिक मात्रा में चीनी तथा मिठाइयाँ खाना इत्यादि। टेढ़े मेढ़े होकर सोना, हमेशा ढीली चारपाई या लचकदार बिछौनों पर सोना, आरामदायक सोफों तथा गद्देदार कुर्सी पर घंटों पर बैठे रहना, ऊंचा सिरहाना लेना तथा टेढ़ा मेढ़ा होकर बैठना भी इन रोगों का मुख्य कारण है। जो स्त्रियां ऊंची एड़ी वाले जूते डालती है, उन्हें भी प्राय कमर, टांगों तथा एड़ियों का दर्द हो जाता है। कई व्यक्तियों की रीढ़ की हड्डी में जन्म से ही कोई विकार होता है। दुर्घटना के समय रीढ़ की हड्डी पर चोट लगने पर या दबाव पड़ने के कारण उसी समय या फिर कुछ दिनों बाद, महीनों या वर्षों बाद ऐसे दर्द शुरू हो जाते हैं। गलत ढंग से बैठकर कोई वाहन चलाने से भी गर्दन तथा कमर का दर्द हो जाता है। रीढ़ की हड्डी किसी भाग में रसौली, कैंसर या टीबी के कारण भी ये दर्द हो जाता है। अशांति, चिंता, निराशा, भय, सदमा इन रोगों के कारण ये प्रमुख कारण है। मूत्र प्रणाली में किसी विकार, पुरुष ग्रंथि की सूजन, आमाशय तथा अंतड़ियों के किन्हीं रोगों, बवासीर, खासकर खूनी बवासीर तथा कई स्त्रियों को प्रसव तथा लगातार कई प्रसव के कारण भी ये रोग हो जाते हैं। पीठ की मांसपेशियों के दर्द के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे लगातार बीमारी के कारण कमजोर होना, चोट लगना, ठंड लगना, रक्त संचार ठीक ना होना, शरीर की शक्ति से अधिक काम करना, पूरा आराम, पूरी निंद्रा ना करना, अधिक बोझ उठाना, गलत ढंग से बोझ उठाना या व्यायाम करते समय मांसपेशियों पर अधिक जोर पड़ जाना इत्यादि। गर्दन तथा पीठ दर्द के लक्षण। गर्दन तथा पीठ दर्द के लक्षण हैं, ये अनेक रोगियों में एक दूसरे से मिलते जुलते तथा एक दूसरे से भिन्न भी हो सकते हैं। इन रोगों में पीड़ा बिना रुके लगातार हो सकती है या रुक रुक कर हो सकती है। कई रोगियों को ऐसी पीड़ा केवल कामकाज करते समय या चलते फिरते होती है। कईयों को उठते बैठते, लेटते, झुकते, करवटें लेते, दाएं बाएं घूमने या बाजू आगे पीछे करते रहते समय या कोई वस्तु उठाते समय होती है। पीड़ा किसी एक स्थान पर बनी रहती है या फिर रीढ़ की हड्डी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलती रहती है। इस प्रकार पीड़ा पीठ के किसी एक भाग से दूसरे भाग में पहुंच जाती है। कभी ऐसा होता है कि पीड़ा तीव्र होती है और रोगी चिल्लाना शुरू कर देता है और कांटों की चुभन जैसी प्रतीत होती है। सामान्यतः दर्द गर्दन के पास, पीठ के मध्य में या पीठ के बिल्कुल निचले भाग में होता है, जहां से प्राय किसी एक टांग या दोनों टांग में पहुंच जाता है। टांग का दर्द प्राय टांग का बाहरी तरफ नाड़ी में प्रतीत होता है। कई रोगियों को एक पैर या दोनों पैरों का अंगूठा या एक से अधिक उंगलियां, एक पैर या दोनों पैर की ऊपरी या नीचे का सारा भाग, कुछ भाग प्राय सुन्न सा हो जाता है। टांग में होने वाले दर्द, सियाटिका विस्तार वर्णित ये हमारे अध्याय 7 में किया गया है। प्राय देखा गया है कि जिन रोगियों को गर्दन के पास, पीठ के ऊपरी भाग में दर्द होता है, उनके एक या दोनों बाजुओं में भी दर्द होता है, क्योंकि पीठ का ऊपरी भाग तथा बाजुओं की मांसपेशियों परस्पर संबंधित होती है। गर्दन का दर्द प्राय मानसिक अशांति, मांसपेशियों की कमजोरी, किसी एक या दोनों के कारण भी हो सकता है। रीढ़ की हड्डी का वैज्ञानिक परीक्षण। विज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति के कारण चिकित्सा के क्षेत्र में भी कई परिवर्तन आए हैं। अनेक नवीन आविष्कारों के फलस्वरूप अब रोगियों का परीक्षण, रोगों का सही तथा ज्ञान, विभिन्न रोगों का उपचार काफी आसान हो गया है। रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग जिनका पहले ठीक ज्ञान प्राप्त करना कठिन था, अब एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई से बहुत आसान हो गया है। इन सुविधाओं के कारण अब पता लग जाता है कि रीढ़ की हड्डी
कि किस भाग में विचार है तथा किस प्रकार का रोग है। रीढ़ की हड्डी से संबंधित इस प्रकार के अनेक रोग एक्यूप्रेशर से कुछ ही दिनों में दूर हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी से संबंधित प्रतिबिंब केंद्र रीढ़ की हड्डी, मरुदंड, मनुरज्जु तथा पीठ की मांसपेशियों सबके लिए दोनों पैरों में प्रमुख प्रतिबिंब केंद्र अंगूठे के साथ शुरू होकर एडी के अंतिम भाग तक जाती है, जैसे कि आकृति नंबर 127 में दिखाया गया है। इसी में मैं आपको इसका फोटो दिखाना चाहूंगा कि आपको स्पाइन से कौन से पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। ये वाले पॉइंट आपको स्पाइन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आपको प्रेस करनी है। किसी जिम्मी से कर सकते हो या अंगूठे से आप कर सकते हो या मसाज कर सकते हो। इसी तरह से प्रतिबिंब केंद्र हाथों पर पहली अंगुली के साथ वाले भाग तथा हाथों के अंगूठों के बाहरी भाग की तरफ होते हैं। आकृति नंबर 128 और 129 में यह दर्शाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हाथ की ये वाले पॉइंट आप पैर में नहीं दबा सकते तो हाथ में, और मैं तो चाहता हूं कि आप दोनों में दबाइए। ये वाले पॉइंट आप दबाओ और दूसरी ये आपको दिखने में आसानी होगी। ये वाले पॉइंट आप दबाइए, तेल लगा के अच्छी तरह प्रेस कीजिए सुबह शाम। हाथों में अंगूठों के बाहरी भाग की तरफ रीढ़ की हड्डी तथा मनुरज्जु संबंधित प्रतिबिंब केंद्र, इन केंद्रों पर प्रेशर अंगूठे या किसी गोल पेंसिल से दिया जा सकता है। गर्दन, कंधे, पीठ तथा अन्य रोगी की स्थिति में पैरों, हाथों में अंगूठे या किसी उपकरण से भी प्रेशर दिया जाता है, जैसे कि जिम्मी से दे सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, जो केंद्र दबाने से असहनीय या अधिक दर्द करे वही रोग से संबंधित केंद्र होते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा जो एलोपैथिक में एमआरआई करते हैं, एक्सरे करते हैं, तो हम इसी पॉइंट से दबा के बता सकते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम कहाँ पे है। उससे संबंधित आप दबाओगे उनको, वहां पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, मतलब दर्द होगा। ठीक है, तो वही रोग से संबंधित केंद्र होते हैं। रोग निवारण के लिए इन केंद्रों पर अध्याय 1 में विस्तार से बताया गया प्रेशर देने का विधि। मैं कभी समय मिलेगा तो उसको विस्तार से मैं आपको एक वीडियो बना के भेजूंगा। अब गर्दन से संबंधित रोग तथा उसका उपचार। गर्दन में रीढ़ की हड्डी का जो भाग आता है और जैसे सर्वाइकल वर्ट्रूबा कहते हैं, उस भाग में किसी प्रकार की विकृति आ जाने से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। कुछ प्रमुख रोग जिसे अधिकतर लोग बोलते हैं इस प्रकार है: गर्दन का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, गर्दन की जकड़न, चक्कर आना, कंधे का दर्द, कंधे की जकड़न तथा बाजू की नस का दर्द। ये मुख्य से आप देखते होंगे हमारे ग्रुप में भी बहुत लोगों को क्वेश्चन होते हैं कि मेरी बाजू में दर्द है, या कंधा जाम हो गया, फोर्जन शोल्डर हो गया, या चक्कर आ गया है। इस तरह के केस काफी आते हैं। तो मैं ये वही पॉइंट मैं बताता हूँ और इसी से ही दबा के मैं लोगों को स्वस्थ करता हूँ। अंगूठे में दर्द या जकड़न है, लिखने में कठिनाई हो रही है, या कोहनी का दर्द जिसको टेनिस एल्बो बोलते हैं, जो ये हमारे सचिन तेंदुलकर को एक बार टेनिस एल्बो हुआ था तो उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया था। तो ये कोहनी का दर्द का मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। यहाँ के मैंने जाने माने लोगों को मैंने ये टेनिस एल्बो मैंने ठीक किया है, और यही पॉइंट दबा के। तो गर्दन से संबंधित ये सब रोग जितने भी कष्टकर प्रतीत होते हैं, एक्यूप्रेशर द्वारा उतने ही शीघ्र दूर होते हैं। गर्दन का दर्द, गर्दन की जकड़न तथा चक्कर आना के रोग स्थिति में पद्धति द्वारा रोग की अवस्था अनुसार 7 से 15 दिन में दूर हो जाते हैं। ये एक रफली आइडिया बताया गया है। स्टार्टिंग में हो तो ये 10 से मतलब 7 से 10-15 दिन में ठीक हो जाते हैं। पुरानी दिक्कत है तो उसमें टाइम बढ़ जाता है। ये मैं अपने अनुभव के अनुसार आपको बता रहा हूँ। महीना भी लग जाता है, 1.5 महीना भी लग जाता है, पर ये धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। जबकि कंधे का दर्द, कंधे की जकड़न तथा बाजू की नस का दर्द कभी कभी तो केवल 1 दिन में ही, और अगर पुराना हो तो 1 से 2 महीने या इससे भी कुछ अधिक समय में दूर होता है। अंगूठे में दर्द या जकड़न तथा लिखने में कठिनाई का कई लोगों के तो बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी, और कई लोगों का कई महीनों में ठीक होता है।
कोहनी का दर्द प्राय 10 से 15 दिन में, कई रोगों का इससे भी कम समय में दूर हो जाता है। गर्दन से संबंधित उपयुक्त रोगों के मूलभूत कारणों और लक्षणों के बारे में विस्तृत जानकारी इसी अध्याय में दी गई है। तो मैं आज ज्यादा समय ना लेते हुए इसका एक दूसरा भाग बनाऊंगा और उसमें और इसके विस्तार से आपको पॉइंट बताऊंगा। जो भाई राजीव दीक्षित जी का एक सपना था, जो मैंने सीखा वो आप सीख लो, तो मैं उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो आप सीखो और सीखने के बाद में आप अपने आसपास या अपने परिवार में आप चिकित्सा कीजिए और जो आपने सीखा वो अपने बच्चों को या अपने मित्रों को या अपने रिश्तेदारों को सिखाइए, जिससे कि घर में कोई दिक्कत हो, किसी को ऐसी दिक्कत हो, वो बिना दवाई, बिना किसी एलोपैथी की इतनी कड़वी इतनी महंगी दवाई जो खाते हैं वो ना खा के आप बिना दवाई के एक्यूप्रेशर के पॉइंट से आप ठीक हो सकते हो। और ये बुक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये डॉक्टर अतर सिंह की बुक है और इसी में से मैं आपको ये पॉइंट में हमने को बताया है। और किसी को सीखना है, मेरा प्रयास ये है कि मैं निःशुल्क सिखाने के लिए तैयार हूं और मेरा प्रयास यही है कि आप सीखो। परिवार में कोई दिक्कत होती है या इमरजेंसी के लिए मैं पॉइंट बीच बीच में अपने जो हमारा सेशन चलता है उसमें बताता भी हूँ। किसी को सफर में उल्टी हो रही हो तो ये वाला पॉइंट दबा लो, किसी को सिर में दर्द है तो ये दबा लो, उसी समय रिलीफ मिलता है। या किसी को अटैक आ रहा हो तो उसी समय वो पॉइंट दबा दो तो आपको वो अटैक रुक जाएगा। ये मैंने रोका हुआ है, ये मेरा अनुभव है। और उसके बाद अपनी औषधि या किसी डॉक्टर से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आज के लिए इतना ही और आगे से मैं प्रयास करूंगा कि इस दूसरा भाग इसका बना के मैं आपको भेजूंगा। आप ऐसे ही हमारे भाई गोविंद शरण जी का जो उद्देश्य है कि आप बिना एलोपैथिक की औषधि के या अन्य अपनी समृद्धि भी बचाते हुए बिना मेडिसिन के आप अपना इलाज कीजिए और स्वस्थ रहिए। जी, राम राम, वंदे मातरम।